नीरज और लता की नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर यानी के नीरज के पिता रोहन लाल जी और वे दोनों बस 3 ही लोग थे। इस घर को नीरज के माँ बाप ने जीवन भर पाई पाई जुटाकर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था, वरना आज के समय में मुंबई में घर बनाना तो दूर की बात है, किराए पर लेना भी बहुत बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। जब नीरज कॉलेज में था तब माँ उन्हें और दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक काम वाली गंगूबाई थी जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी, इसीलिए गंगूबाई का दिन भर घर में रहना सीमा को अपने एकांत में बाधा सा लगता था। इसीलिए अब गंगूबाई सुबह खाना बनाना, कपड़े और पोछा करने के बाद चली जाती और वापस शाम को आकर खाना बनाती। गंगूबाई की दोपहर की गैरहाजिरी से कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिनमें से ज्यादातर काम बिना कहे सुधीर जी ये सोचकर कर लिया करते कि बहू को मदद हो जाएगी, लेकिन बहू सोचती कि ससुर को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर लता ने नीरज से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धा आश्रम में भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपने उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। नीरज ने लता की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बीते ही थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर गए और इत्तेफाक से इन्हीं दिनों में गंगूबाई भी छुट्टी पर थी। फिर क्या, लता को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब नीरज घर के बाहर खाना खा लेता और लता का काम आमलेट, ब्रेड या मैगी से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में लता को एहसास हुआ कि वह बिना कहे ही जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फर्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले यह काम भी काफी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन नीरज लता को कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं। लता बड़ी खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। रोहन लता को अपने घर से 5 किलोमीटर दूर एक चौल में लेकर आता है। एक आदमी नीरज के हाथों में एक चाबी देता है। नीरज उस चाबी को लेकर चौल का एक कमरे का दरवाजा खोलता है। कमरा खुलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर नीरज लता को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर। नीरज कहता है, हम अगले महीने से इसी मकान को किराए पर लेकर रहेंगे अलग और अपनी प्राइवेसी का मजा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को अफोर्ड कर सकते हैं। नीरज का यह व्यवहार लता के समझ में नहीं आया। वह चौंकते हुए कहती है, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर तो है, फिर क्यों हम भाड़े से रहेंगे। रोहन उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझ कर बोला करो, वह हमारा घर नहीं है, वह माँ बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहां से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते लता के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुंचते ही उसने नीरज से कहा, माना कि यह घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं है। नीरज ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद। जब तक वह है तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियां भी समझ में आती होगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियां भूलकर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है। लता के पास नीरज के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी
कि उसने अपने कुछ समय के सुख के स्वार्थ के लिए इतने नीचे गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में कैसे आने दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। लता नीरज से बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नीरज बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफी है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। बेटे और बहू का यह वार्तालाप सुधीर जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भाग्यवान तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। बहू ने दरवाजा खोला तो उनके हाथों में पकड़ी थैली से गरम गरम समोसों की सुगंध उसको आने लगी। ससुर ने अपनी बहू से कहा, वो कोने वाले हलवाई के पास से लाया हूं, तुम्हें बहुत पसंद है ना। लता को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर के उसके प्रति प्यार, उन दोनों का फर्क समझ में आते ही उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई।